नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा में बहुत परिवर्तन हुआ है, साथ ही कोरोना महामारी की चुनौती भी झेलनी पड़ी है और शिक्षा प्रभावित भी हुई है। लेकिन अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है शिक्षा पद्धति और दोनों ऑप्शन खुले हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। हम जानेंगे कि ये जो दोनों ऑप्शन हैं ये कितना कारगर हैं और कितनी परेशानी इसके अंदर आ रही है। हमारे साथ हैं आज केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 के प्राचार्य श्री विपिन कुमार त्यागी जी। विपिन कुमार त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पूछना चाहूँगा कि कोरोना जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे स्कूल भी खुल रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन पूरी तरह से नहीं हुआ और न ही पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा है, यानी कि दोनों ऑप्शन की बात है। एक अध्यापक कैसे दोनों ऑप्शन अडॉप्ट कर पाएगा? किस तरह से, क्या ये दोनों ऑप्शन चलने से शिक्षा जो पद्धति है आपकी, जो शिक्षा आप दे रहे हैं छात्रों को, वो प्रभावित नहीं होगी? ऑनलाइन एजुकेशन जब शुरुआत हुई तब तो परेशानी काफ़ी आई शिक्षकों को, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन एक नया कंसेप्ट था और हम लोग ऑफलाइन के पढ़ाते पढ़ाते हम लोग उसके आदी हो चुके थे। तो एकदम जब लॉकडाउन हुआ तो शिक्षकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि कैसे हम ऑनलाइन एजुकेशन को जारी करें। तो हमने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की। ऑनलाइन एजुकेशन शुरू में इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब आते आते ऑनलाइन एजुकेशन एक प्रभावी रूप से लागू हो गई और ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चों को हम ज़्यादातर जोड़ पाए। अब जैसे जैसे अनलॉक होता जा रहा है और ऑनलाइन एजुकेशन को कम करके हम ऑफलाइन पर जा रहे हैं, तो थोड़ी सी परेशानी तो है, क्योंकि हमें दोनों एक साथ करनी पड़ रही हैं। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन हम उन बच्चों के लिए जो नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन कर रहे हैं, और जो बच्चे आ रहे हैं उनको हम ऑफलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल वही है ना कि एक टाइम फिक्स है आपका पढ़ाने का, और उस पीरियड में अगर आप ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो फिर इसका मतलब अध्यापक को दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो ऑफलाइन भी करे ऑनलाइन भी करे। नहीं, हमने ऐसे प्रावधान किए हैं कि जब टीचर वहाँ पर जाता है क्लास में और ऑफलाइन पढ़ाता है तो उसको हम ऑनलाइन भी कन्वर्ट कर देते हैं और दोनों क्लास साथ साथ हो जाती हैं, ऑनलाइन भी हो जाती है और ऑफलाइन भी हो जाती है। तो थोड़ी सी परेशानी उसमें ज़रूर आती है, जब बच्चा अपने प्रश्न पूछता है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं और हमारे शिक्षक भी बखूबी इस काम को कर रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हम एक साथ चला रहे हैं। पिछला जो सेशन आपका गया है वो पूरी तरह से कोरोना में गया है और पढ़ाई तो ना के बराबर हुई है। ऐसे में जो आप नया सेशन शुरू हो चुका है और प्रमोट भी हो गए हैं बच्चे, तो चूंकि पिछली पढ़ाई इतनी ज्यादा नहीं हो पाई है, तो क्या जो बच्चों का जो एक से कह सकते हैं कि एग्जाम देना चाहिए था और उसके बाद ही अगली कक्षा में प्रमोट होना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। तो ऐसे में आपके सामने क्या चुनौती नहीं है कि उन बच्चों को जो पिछली क्लास में बिना परीक्षा के आ गए और कमजोर हैं और अब उनके सामने चुनौती अगली क्लास की है? दरअसल हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन में बहुत नहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए, तो ऐसे बच्चों को हमें दोबारा उनको कराना पड़ेगा और उनको बेसिक भी हमें कराना पड़ेगा। तो पहले 2-3 महीने हमारे लिए चुनौती भरे होंगे, लेकिन उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इनको बच्चों को सिखा लेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चों का जो लॉस हुआ उसको किसी तरह से पूरा किया जाए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रिमीडियल क्लासेस की प्लान कर रहे हैं और हमारी अभी केवीएस ने भी निर्धारित नहीं किया, उनका प्लान भी है कि जो छुट्टियां हमारी होती है गर्मियों की, उन छुट्टियों को भी कम किया जाए ताकि बच्चों का कुछ हम उसको रिमीडियल क्लासेस लेकर पूरा कर सकें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो लागू हो गई है, तो आप कितना इम्प्लीमेंट कर पाए उसको? न्यू एजुकेशन पॉलिसी आहिस्ता आहिस्ता हमें लागू करनी है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो प्रावधान शुरुआत के हैं वो इस साल लागू हो जाएंगे और उसमें जितने परिवर्तन आने हैं वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके ही परिवर्तन आ पाएंगे और शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी चेंज आएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। तो वो चेंज आने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम लोग उनको लागू कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से आपने एजुकेशन सिस्टम तो चलो ऑनलाइन हुआ ऑफलाइन हुआ, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो खेल का मामला था, जो बच्चे खेलते थे, स्पोर्ट्स में जाते थे, कल्चरल एक्टिविटी करते थे, वो सब पूरी तरह से एक साल बंद रही है। तो उनको किस तरह से आप पुनः शुरू करेंगे? हाँ, बच्चों के खेल की प्रैक्टिस जरूर प्रभावित हुई है और सीसी एक्टिविटी भी प्रभावित हुई है। हालांकि हमने ऑनलाइन सीसी एक्टिविटी इस साल कराई हैं और बच्चों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हमने दी हैं ताकि वो पार्टिसिपेट कर पाएँ। सीसीए में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना खेल में हुआ,
क्योंकि खेल के मैदान बंद थे, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, तो बहुत सारा नुकसान हुआ है बच्चों का। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार उनको अतिरिक्त तैयारी कराएं और उन बच्चों को पूरी तरह से तैयार करके खेल में भी आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे कि जैसे कि अभी एक ब्लॉक लेवल पर केंद्रीय विद्यालय खुलने की बात थी, लक्सर में भी खुलने जा रहा था, हालांकि आपके स्तर से तो शायद वो अलग बात है, फिर भी मैं पूछ लेता हूं कि क्या ब्लॉक लेवल पर केंद्रीय विद्यालय होने चाहिए? केंद्रीय विद्यालय एक मॉडल स्कूल हैं जिनमें अच्छी पढ़ाई होती है, तो गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि हर जगह ब्लॉक लेवल पे एक केंद्रीय विद्यालय हो जाएगा तो बच्चों को, जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, उनको भी एक मौका मिलेगा आगे बढ़ने का और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का। तो ऐसा मौका मिलना चाहिए और मुझे लगता है कि हर ब्लॉक में एक केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। हमारे साथ हैं श्री विपिन कुमार त्यागी जी, केंद्र संख्या 1 के प्राचार्य महोदय। Divine Mirror Hindi, Spiritual, Education, Politics, Social Personality, Divine Mirror Hindi। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 रुड़की के प्राचार्य श्री विपिन कुमार त्यागी जी। त्यागी जी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि बच्चों का किस तरह से, तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि अभी एडमिशन भी शुरू हो गए हैं और कोरोना भी गया भी नहीं है, तो किस तरह की सावधानी आप स्कूल में बरत रहे हैं और क्या अभिभावकों को आप मोटिवेट कर पा रहे हैं और अभिभावक बच्चों को किस शर्तों पर, किस आधार पर स्कूल भेज रहे हैं? हमने कोशिश की है कि पेरेंट टीचर मीटिंग में हम पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करें कि बच्चे स्कूल में जब आएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हम बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराते हैं, बच्चों को मास्क भी पहनवाते हैं और हम बीच बीच में सैनिटाइज भी करते रहते हैं जहाँ पर बच्चे बैठते हैं। और हमारे शिक्षक भी कोशिश करते हैं कि बच्चे दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को हम सैनिटाइज आते भी करते हैं, बीच बीच में बच्चों को सैनिटाइज करते रहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से बच्चे सुरक्षित रहें और पेरेंट्स को अगर ये मैसेज जाता है कि वो बच्चे हमारे सुरक्षित है तो पेरेंट्स भी भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं, क्लासरूम में तो एक सीमित संख्या है, अगर मान लिया 40 बच्चे 40, लेकिन अगर डिस्टेंस रखोगे तो 20 ही बच्चे आएंगे, तो कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? हमने बच्चों को 2 पार्ट में विभाजित किया हुआ है जी। कुछ बच्चे हम सुबह बुलाते हैं 9 बजे से 11:30 बजे तक और कुछ बच्चे हम 12 बजे से 2:30 बजे तक बुलाते हैं, ताकि आधे आधे बच्चे डिवाइड हो जाएं और हम उनको, हमारे पास एक बड़ा कमरा भी है जिनमें हम उनको बैठाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जितने बच्चे हमारे आए वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि पूरी क्लास तो नहीं बैठ सकती, लेकिन बच्चों को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके बैठाते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है कि इंटरमीडिएट तक का आपका विद्यालय है, तो जो चूंकि कैरियर वहीं से शुरू होता है, बच्चे पीसीएम लेंगे या आपका जो भी आर्ट साइड में जाएंगे, बायोलॉजी में जाएंगे, वो तय करते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय के जो बच्चे हैं उनकी रुचि क्या है, वो ज़्यादातर किधर जा रहे हैं? और जो आने वाला समय है, क्योंकि आजकल तो बीटेक, एमटेक या कोई आर्ट्स की तरफ जाना नहीं चाहता, पीसीएम लोग लेते हैं ज़्यादातर। तो आपके जो बच्चे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। हम बच्चों की 10th के बाद काउंसलिंग करते हैं, बच्चों के पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं। हालांकि बच्चों का झुकाव तो विज्ञान की तरफ ही ज़्यादा होता है, बच्चे साइंस को ही लेना पसंद करते हैं और यही कारण है कि हमारे पास भी 2 साइंस के सेक्शन है, एक कॉमर्स का सेक्शन है और एक आर्ट्स का सेक्शन है। लेकिन हमारे बच्चे आर्ट्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और बच्चे आर्ट्स का भी सेक्शन हमारा पूरा रहता है फुल स्ट्रेंथ में। तो बच्चों का झुकाव तो साइंस की तरफ ही होता है, लेकिन कुछ बच्चे जो आईएएस बनना चाहते हैं या अपना कैरियर दूसरी फील्ड में अपनाना चाहते हैं, वो बच्चे आर्ट्स भी लेते हैं। जी, तो ये हैं हमारे प्राचार्य विपिन कुमार त्यागी जी, जो बता रहे थे कि निश्चित रूप से कोरोना के कारण भी शिक्षा प्रभावित हुई है, लेकिन फिर भी चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, और बच्चे की जो पढ़ाई है वो पटरी पर आ रही है और सावधानी भी बढ़ती जा रही है, अभिभावकों को भी मोटिवेट किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो पधारने के लिए। फिर किसी शख्स से बात करने, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।